अब से चंद लम्हे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बात की कि पूरा पाकिस्तान सुन ले कि 5 साल इमरान खान की हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज इस पर बात होगी कि क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरात हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर अपोजिशन में कोई नया इत्तेहाद और कोई नई मूव लाना चाह रहे हैं या नहीं। इससे कुछ ही देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बात कर रहे थे कि 5 साल इमरान खान की हुकूमत नहीं निकाल पाएगी, ये आप लिख लें, ये मैं कह रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। एक जानिब तो तमाम अपोजिशन के अंदर जमातें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं कि वो अब आपकी हुकूमत जो वफाक में है वहाँ के लिए ख़तरात हो रहे हैं। दूसरा एलानिया आज आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि 5 साल तो आपकी हुकूमत नहीं निकाल पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो आपने अपोजिशन का कहा ना कि सारी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, तो मैं उस पर सिर्फ एक ही तबसरा करूंगा कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। असल में इन सारों की एक ही कहानी है और एक ही गम है। कहानी करप्शन की है और गम जो है एहतसाब का है। बस ये इसी गम और इसी कहानी के चक्रों में जना ये इकट्ठे हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज जनाब, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े नजूमी आसिफ अली जरदारी साहब ने जनाब प्रेडिक्शन की कि इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल नहीं रहेगी। तो मेरी आसिफ अली जरदारी साहब से गुजारिश है कि ये नजूमी बनना छोड़ दें। ये जो अभी तफसीली फैसला है ना जाली अकाउंट्स का कल, उसके मुताबिक JIT की सबमिशन के तहत है 2 महीनों के अंदर, और आप उसके पाबंद करार दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो आप 2 महीने अपनी जो पुछ पड़तीत वो कर रहे हैं उसका जवाबदेही करें, और फिर आप ये भी सुन लें कि आपने इन 2 महीनों के बाद आपके साथ जो हाल होने वाला है ना, वो हाल वही है जो नवाज शरीफ साहब के इस वक्त हाल है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, आज तकरीर में कहते हैं कि इमरान खान साहब हादसाती वजीर आजम हैं। जनाबे वाला सारी दुनिया जानती है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का 27 दिसंबर को हादसा ना होता तो आप यकीन जाने बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी हुकूमत में इनको नायब कासिद भी ना भर्ती करती आसिफ जरदारी साहब को, क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहिबा को अच्छी तरह पता चल चुका था अपने शोहर नामदार की करप्शन की, किकबैक्स की और कमीशन के मैदान में इनकी जो आला औसाफ, आला सलाहियतें और आला कायदाना सलाहियतें जो थी ना करप्शन के मैदान की, उससे बेनजीर भुट्टो साहिबा अच्छी तरह आगाह हो चुकी थी। तो ये तो हादसे की पैदावार खुद है। ना बेनजीर भुट्टो साहिबा का हादसा होता, ना ये चेयरमैन बनते पार्टी के, ना ये मुल्क के सदर बनते। लेकिन आज उन्होंने एक बात की है चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि इतना हमें दीवार से आप ना लगाएं जिस तरह से केसेस और JIT के मामलात हैं, कहते वरना अवाम मेरे इख्तियार में फिर नहीं रहेंगे। हाय, अवाम इनके इख्तियार में नहीं रहेगी। 350 वोटों की पार्टी है, 350 वोटों की KPK में, पंजाब में और बलोचिस्तान में। MNA की सीट पे इलेक्शन कराओ ना, गुजरांवाला में या रावलपिंडी में या कसूर में, 350 से ज्यादा वोट नहीं ले सकती जना ये पार्टी। क्यों नहीं ले सकती? सिर्फ और सिर्फ एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी के मजाक, इनकी करप्शन बदयांती की वजह से बेनजीर भुट्टो के जाले, जुल्फकार अली भुट्टो के जाले मुतनफर होकर इनको छोड़ गए हैं। कौन सी अवाम इन्होंने संभाली हुई है? अभी जो जलसियां खेल रहे हैं ना, ये जलसियां बुनियादी तौर पर उनकी पिछले 2013 से ज्यादा उन्होंने सीटें मेंबर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की ली हैं। जनाबे वाला मैं बात कर रहा हूँ बलोचिस्तान की, KPK की और पंजाब की। बाकी रह गया सिंध, तो सिंध के अंदर कराची से ये वॉश आउट हो गए हैं। कराची का मैंडेट जो ना सिर्फ और सिर्फ PTI के पास है या MQM के पास है। ये सिर्फ अंदरूने सिंध पे अपने जो इनके वडेरे जागीरदार है। और अभी ये जो जलसियां भी खेल रहे हैं ना, ये सरकार के खर्चे पे जो है ना पैसा लगा के बेचारे गरीब हारियों को घेर घार के ये ला के 1000-2000 बंदे इकट्ठे करके ना, ये NRO मांगने का एक टैक्टिस है। रियासती अदारों को और हुकूमत को ये आंखें दिखा रहे हैं। इनसे पूछे JIT से PTI की हुकूमत का क्या ताल्लुक है, नैब से हमारा क्या ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट से हमारा क्या ताल्लुक है? वो तो आजाद अदारे हैं। अब वो आजादी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और जिम्मेदारी पूरी करने में इन जैसे करप्ट और बदयानत अनासर जना उनका जना सरकोबी हो रही है, तो उस पर जनाब ये चीख रहे हैं। और सब ACL में नाम डालने के हवाले से तो आपका इख्तियार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, तो आज वो कह रहे थे, उन्होंने इज़हार ख्याल भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरा नाम निकालने के लिए कहा है कि अब आप निकाल भी देंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे। तो जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्ती तौर पे सिर्फ 2 बंदों का, एक बिलावल जरदारी का और दूसरा जनाब आपके मुराद अली शाह साहब का, इनके नाम वक्ती तौर पे, और दोनों को पाबंद किया है कि वो JIT की सबमिशन के मुताबिक नैब के सामने जवाबदेही करने पे पाबंद है। दोनों को, बिलावल को भी और आपके मुराद शाह साहब को भी। तो ये लोगों को गलत मिसगाइड कर रहे थे पिछले 10 दिन से। जब पहला फैसला आया ना, मुख्तसर फैसला,
तो बड़े दोनों हाथ उठा के और एक टांग उठा के लुटिया डाल रहे थे कि जनाब वो JIT का तो बेड़ा गर्क हो गया, JIT का सत्यानाश फेर दिया। नहीं, अदालत उज़्मा के तफसीली फैसले में JIT को रिस्पेक्ट दी गई, उसके काम को रिस्पेक्ट दी गई। इस जाली काउंट्स केस के हवाले से JIT ने जो काम किया है, और उन्हें कहा कि उसी JIT की सबमिशन के मुताबिक नैब ने जनाब काम करना है, और नैब ने जो असिस्टेंस लेनी है इसी JIT से लेनी है। इसी वजह से तो इनके होश उड़ गए हैं, आज फिर उन्होंने जल्दियां खेलना शुरू कर दी हैं। तो आप बेगम रहे 2 महीने बाद आप देखेंगे इनकी हालत भी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जैसी होगी जो आजकल उनकी हालत। अच्छा, लेकिन फयाज साहब एक आज उन्होंने अवामी हवाले से बात की कि गरीब आदमी जो है वो हाथ उठा कर बद्दुआएं दे रहा है मौजूदा हुकूमत को कि जिस तरह से इन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जिस तरह महंगाई कर दी है। इस बात के ऊपर मैं यही तबसरा करूंगा कि मेरा ख्याल है कि थर पार्कर के लोग या तो सारे बिलियनर हैं, वो गरीब लोगों में जाना शामिल नहीं होते, ठीक है जी। और दूसरी सूरत में फिर सारी दुनिया जानती है कि सिंध के अंदरूने सिंध के अंदर गरीबों की क्या हालत है और थर पार्कर के अंदर गरीबों की क्या हालत है। इन्हीं की करप्शन और इन्हीं की किकबैक्स और इन्हीं की मनी लॉन्ड्रिंग और इन्हीं की लूट मार के नतीजे में आज पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर कर्जे हैं, और उन कर्जों की वजह से हमारे मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोजगारी है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए इमरान खान साहब की और हमारी हुकूमत दिन रात एक करके इनके हाथों के लगाई अपने दांतों से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन फयाज जरदारी साहब अब गलत तरीके से लोगों को मिसगाइड तो ना करें। फयाज साहब, आज कौमी असम्बली के हवाले से खालिद साद रफीक साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को मशवरा देना चाहता हूँ कि कंटेनर से उतर जाएं। वज़ीर आज़म को कभी पसंद करता था कि आप बहुत नाराज़ होंगे और इन बातों से, तो ये कंटेनर वाली बात आपको फिर वही ताना हो रहा है कि अपोजिशन से आप नहीं निकल पा रहे हैं। अपोजिशन जैसा मोड है, आपके हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, फवाद चौधरी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है कि बड़ा सख्त और करख्त किस्म का लहजा है, माफ़ कीजिएगा लेकिन ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको चैलेंज दे के कहता हूं कि पिछले 4.5 महीनों में राना सनाउल्लाह और मुशाहिदुल्लाह खान इनकी सेनेट और कौमी असम्बली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकारीर और इनकी बाहर की जनाब आपके मीडिया जनाब ब्रीफिंग आप निकाल लें, और उसका कंपैरिजन मेरे और फवाद चौधरी के आप जनाब मीडिया ब्रीफिंग और उनके जनाब टीवी टॉक शो से कर लें। आपके होश उड़ जाएंगे कि नंगी गंदी गालियां जनाब ये दोनों बंदे मुशाहिदुल्लाह खान और राना सनाउल्लाह ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जना हुकूमत को, इमरान खान साहब को और हमें जना वो दे रहे हैं। परसों जना राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद के अंदर मीडिया ब्रीफिंग के अंदर फवाद चौधरी साहब को, शेख रशीद साहब को नंगी गालियां दी हैं। उससे एक दिन पहले मुझे, फवाद चौधरी साहब को, शेख रशीद साहब को इसने एक दिन पहले इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में दी हैं। हमने तो कभी किसी को ना कोई गाली दी है, ना किसी की जाती जिंदगी पे झांका है। तो जनाबे वाला ये इनके टैक्टिक्स हैं अपने खिलाफ जो होने वाली एहतसाबी कार्रवाइयां हैं इनकी करप्शन के खिलाफ, उससे नजर उठाने के लिए ना आवाम की और मीडिया की, ये इस किस्म के जो है वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा फयाज साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया ACL के हवाले से, उस ट्वीट के ऊपर भी आज रद्द अमल सामने आया। बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो सामना नहीं करना चाहते, मुंह पर बात नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत नहीं है वज़ीर आज़म साहब से, इसलिए वो ट्वीट के जरिए ये बात करें। वो पार्लियामान में आते, यहाँ पर वो बात करते तो फिर मैं उनकी बात का जवाब भी देता। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की नकलो हरकत का और इंसानी हुकूक का तस्वुर भी वज़ीर आज़म को नहीं है कि वो क्या चीज़ होती है। यार मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, बिलावल जरदारी साहब बच्चे हैं, ताज़ा जो है लीडर बने हैं, लेकिन वो चेयरमैन है पार्टी के, आप बच्चे पार्टी के चेयरमैन है, और नहीं है तो बच्चे 26, 27, 28 साल के बच्चे जो है ना, फिर उसके बाद जो है ना वो अपने वालिद साहब की जो है ना वो शिकंजे में है, उनके जहनों के ऊपर जो है ना वालिद साहब की सोच ने जो है ना वो शिकंजे के तौर पे जो है आकाश बेल के तौर पे जो है ना उनके सरों पे मुसल्लत है। उस बेचारे को तो जो लिख के दे देते हैं आसिफ बिलावल जरदारी साहब को, वो पढ़ देते हैं, उनको क्या पता क्या लिखा क्या नहीं लिखा जो है ना, उनको रोमन उर्दू के अंदर लिख के दिया जाता है कि आप ये पढ़ो, वो जलसों में भी पढ़ देते हैं, यहाँ पे भी पढ़ देते हैं। इमरान खान साहब को कहते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है। जिस इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के पहली दफा कौमी लिबास पहन के, कौमी जूता पहन के अपने जनाब उस नायब वजीर खारजा को जना वो डील किया, जिसके सामने जनाब पहले इनके आसिफ जरदारी साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब च्यों च्यों और म्याऊ म्याऊ क्या करते थे। उस इमरान खान को कि जो पूरी दुनिया के अंदर पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो है वो अपने कौमी लिबास और अपने कौमी जेस्चर के साथ जो है वो पूरी दुनिया को फेस कर रहे हैं, उसको ये कहते हैं। जिस इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो उसने पाकिस्तान की जो है वो दहशतगर्दी की जंग में दी गई कुर्बानियों के ऊपर जब गिला किया, तो पहला पाकिस्तान का जो है ना वो रहनुमा था, पहला पाकिस्तान के वजीर आज़म था जिसने आंखों में आंखें डाल के डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है ना हकायक से आगाह किया था कि हकायक क्या है। और इनके लीडर, इनके वालिद मोहतरम, इनकी जना च्यों च्यों म्याऊ म्याऊ जना वो नहीं निकलती, जना उनके सामने जना ग्रेड 16 या ग्रेड 17 का जो अमेरिकन एहलकार होता है उसके सामने
और ये बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि इनके अंदर जुर्रत नहीं है इमरान खान साहब पे। लेकिन यही है कि खुशीशा साहब भी पार्लियामेंट के हवाले से तो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते थे मैं बुध को आया करूंगा, सवालों के जवाब बरतानवी पार्लियामेंट की दिया करूंगा उसकी तरह, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो तो जाली समझते थे और लानत भेजते थे, इसलिए वो अब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अब तो पाकिस्तान में हैं, तो ये पार्लियामान में ना आने की क्या वजूहत हैं? नहीं, वो आएंगे, रेगुलर आएंगे, पहले भी आते रहे हैं। अभी बस वो लोड ऑफ वर्क इतना है इस वक्त, सुबह से लेकर रात तक जो हालात मुल्क के ये छोड़ के गए हैं ना, ये जो बड़े बड़े तुर्रम खान जो ना, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और ये सारे जो ना मिसाके जमहूरियत और मजाक जमहूरियत के तहत जिन्होंने पिछले 10 साल हुकूमतें की हैं, मुल्क के हालात ऐसे छोड़ के गए हैं कि अब उसको ठीक करने के लिए मुल्क की अंदरूने मुल्क और गैर मुल्की जो मसरूफियात है वो खान साहब सुबह से लेकर रात तक एक फयाज साहब अब मसरूफियत कुछ ज्यादा इस बारे में भी नहीं हो जाएगी कि अब ओपोजिशन इकट्ठी हुई है तो आपको भी अपने इत्तेहादियों को अब राजी रखना पड़ेगा? तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की कल जैसे एमकेएम से मुलाकात हुई है तो दीगर अब इत्तेहादियों से भी मुलाकातें होंगी। अच्छा, ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है ना, इसके ऊपर मैं बड़ा दिलचस्प तबसरा करूंगा जी। वो आपने सुना होगा ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। ये अपोजिशन जो सारी इकट्ठी हुई है, इनकी कहानी भी एक है और इनका गम भी एक है। कहानी करप्शन की है और गम जनाब एहतसाब का है। बस ये एहतसाब के गम में और करप्शन की कहानी में जो ना ये इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हासिल वसूल इनको कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर इम्पार्शल न्यूट्रल होकर पाकिस्तान के एहतसाबी अदारे और अदालती अदारे इन करप्ट लोगों का एहतसाब करेंगे और इनको हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल इनको हथकड़ियां होगी, आपकी इत्तेहादी आपके साथ है। मेंगल साहब के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है। वो हुकूमत का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन उन्होंने वोट बहरहाल आपको दिया था, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है कि शायद वो कहीं ना कहीं इस इत्तेहाद का हिस्सा हो जाए। बहरहाल हमारे जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग हमारे साथ खड़ी हुई है, बाकी भी सारे दोस्त खड़े हों और इंशाल्लाह 5 साल हम जनाब पूरे इसको एहतशाम के साथ अल्लाह पाक के करम से अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते कि एक जैसा गम है दोनों का, जो अपोजिशन में बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून, इस वजह से अपने उस गम के बिना पर इकट्ठे हुए हैं। हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है इस वक्त। उनके पास जो इत्तेहादी उनके साथ हुकूमत में हैं, काफ लीग हो या बाकी दीगर जमातें, वो उनके साथ हैं और हासिल कुछ भी इस इत्तेहाद को नहीं हो पाएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि ये इत्तेहाद जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 23 जनवरी को पेश होने वाला मामला है। 23 जनवरी को जो मिनी बजट पेश किया जाएगा, कल ही पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम टफ टाइम देंगे, हम ये किसी सूरत में भी मज़ीद टैक्सों का बोझ आवाम पर और महंगाई का बोझ वो नहीं पड़ने देंगे। एक और अहम मामला है जिस पर बात होगी आकर के अरकान असम्बली। अब अरकान असम्बली मुअत्तल हो चुके हैं, वो जा ही नहीं पा रहे हैं, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब आने वाले वक्त में हुकूमतें वफाकी हों या सूबाई या सियासी जमातें, वो करेगी क्या? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरकान पार्लियामेंट जब मुंतखब होते हैं, तमाम तर असासे, तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन में उस हवाले से जमा करवाई जाती हैं, लेकिन जो गोशवारे हैं हर साल की तरह वो जमा ना करवाना भी ये माजी में भी इस तरह से रहा और अब भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब की बार इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले 332 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया। इसमें मेंबर सूबाई असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी शामिल हैं। स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट को इस हवाले से ख़त भी लिख दिए गए हैं और इन्हें काम करने से भी रोक दिया गया। आज भी सूरत हाल थी कि कोरम पूरा ना होने की वजह से सिंध असम्बली का इजलास भी मुलतवी हो गया, कि वो भी इजलास भी ना हो पाया। और कौमी असम्बली के अंदर भी सूरत हाल ये है। खुद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का नाम भी इन लोगों में शामिल है। साथ ही साथ फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, शहरयार अफरीदी वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत, वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन, एहसन इकबाल, अली ऐवान, गुलाम बीबी भरवाना और दीगर बहुत से ऐसे नाम हैं, यानी कि 332 नाम हैं। तो तमाम अरकान पार्लियामेंट इसमें शामिल हैं। सूरत हाल क्या है इस वक्त, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा और कराची में इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद संजरानी। इरशाद, बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ इस्लामाबाद से तो ये सूरत हाल थी
आज कराची में जो स्केड्यूल था इजलास, वो इजलास सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया कि अरकान को मुअत्तल किया गया तो कोरम पूरा नहीं था? बिल्कुल मुदस्सिर, जैसे ही स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी आए और उन्होंने देखा कोरम पूरा नहीं है और ये बहाना बनाकर जो है सिंध असम्बली का इजलास जो है फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। इस पर अपोजिशन ने ठीक ठाक वावेला मचाया कि जब भी इस तरह का इजलास होता है, कोई उनके अहम मसाइल पर बात होती है तो स्पीकर जो है फौरी तौर पर जो इजलास जो है मुलतवी करते थे। लेकिन असल वजह यह थी कि 52 रुकन अरकान असम्बलीज जो कि कल जिन्हें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासाजात की जो तफसीलात फराहम ना करने पर जो है जो उनकी रुकनीत मुअत्तल की है, तो इसी पर जो है असल मामला ये था। और सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 52 में से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली हैं, उसमें से भी 6 जो सिटिंग काबीना के जो वज़ीर हैं, इसमें नासिर हुसैन शाह, हरीराम किशोरी लाल, तैमूर तालपुर जो कि वज़ीर IT हैं, और इसके अलावा वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, शर्जील मेमन, जाम खान शोरो और दीगर लोग हैं जो कि 52 अरकान असम्बली में PTI के भी लोग शामिल हैं और GDA के हसनैन मिर्ज़ा और दीगर लोग शामिल हैं। तो हमने देखा इजलास जैसे आज जो है टाइम पर पहुँचे खुद स्पीकर सिंध असम्बली, और फौरी तौर पर इसलिए भी शायद कर दिया क्योंकि बदीन में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा भी था, इसीलिए भी शायद इन्होंने की कि जल्दी। और असल मामला जो है आज शायद इस पर हम बात करते हैं कि वजह क्या है कि क्यों इस पर गोशवारे जमा नहीं करवाए जाते हैं, टाइम गुजार लेते हैं या कोई मामला और है। इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कानूनी हैसियत अब क्या होती है जब ये गोशवारे जमा नहीं करवाए जाते, और वजह क्या है, क्यों नहीं जमा करवाते ये टाइम पर? जी, बुनियादी तौर पे जो अरकान असम्बली हैं, पार्लियामेंट और सेनेट के जो लोग हैं, और कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं, उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तली का फ़ैसला जो किया जाता है वो गोशवारे जमा ना करवाने के हवाले से ये किया जाता है। आज बड़े बड़े जो वज़रा हैं, जिनमें फवाद चौधरी भी हैं और दीगर वज़रा भी शामिल हैं, और बहुत से सेंटर्स भी हैं, 70 के करीब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, 7 सेंटर्स अब रह गए हैं, बाकी सूबाई असम्बलियों के मेंबरान तमाम अगर डाल के देखे जाए तो 300 के करीब लोग हैं। इन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से 16 जनवरी को इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इसकी वजूहात तो वो भी आपको बताऊं कि वजूहात ये हैं कि गफलत करते हैं, अपने किसी मशीर को कह दिया, किसी लॉयर को कह दिया कि गोशवारे जमा करवाएं। गोशवारे जमा करवाने में एक तो ख़ुद अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं, अपनी शरीक हयात के गोशवारे जमा करवाने होते हैं, और ख़वातीन जो होती हैं उन्होंने अपने शौहर के गोशवारे जमा करवाने होते हैं, फिर अपने ज़ेर कफ़ालत जो बच्चे हैं उनके गोशवारे जमा करवाने होते हैं। अगर गोशवारे जमा नहीं करवाए जाते तो उनके नुकसानात इनको ये होते हैं कि बहसीयत रुकने कौमी असम्बली या सेनेट या सूबाई असम्बली अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। इवन के डे रोस्ट्रम जो होता है उसमें होने वाली कार्रवाई जो होती है उसमें भी हिस्सा नहीं ले सकते। इसके साथ वो असम्बली में नहीं बैठ सकते। तनख्वाह या मुराद उस दौरान जिसमें ये उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाती है वो हासिल नहीं होती उन्हें। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बिल जिसकी वोटिंग इस दौरान हो रही हो, वो उस बिल की वोटिंग में भी हिस्सा नहीं ले सकते, जिसका नुकसान उनकी अपनी पार्टी को हो सकता है। और इसके साथ दीगर जो गैर ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ा जो मामला है वो गैर ज़िम्मेदारी का है कि एक पार्लियामेंटेरियन जो कि हमारे अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है वो इस कदर गैर ज़िम्मेदार है कि वो अपने असासे वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, वो अपनी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, FBI को भी नहीं दे रहा, और उसके बाद वो FBI को जो दी हैं वो आगे फ्राहम नहीं कर रहा है कि मेरे पास क्या एसेट्स इस साल में थे, माली साल में, और गुज़िश्ता माली साल में क्या थे और क्या तब्दीली आई है, कितने पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं। ये तमाम गोशवारे क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं और रिकॉर्ड में वाज़े तौर पे ये बताना होता है कि कहाँ से रकम आई थी और कहाँ गई थी। सही। गुलाम मुर्तज़ा आगाह कर रहे थे कि यकीनन ये गफलत का मामला, उसके साथ साथ अरकान पार्लियामान पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, तो वो ये सूरत हाल भी नज़र आ रही है। तो इरशाद, फिर सिंध असम्बली का इजलास तो पूरा ये स्केड्यूल था, अभी कल भी इजलास है, क्योंकि स्केड्यूल में तो ये फिर अगले हफ्ते के अंदर भी है, तो ये क्या सूरत हाल फिर होगी इस सारे मामले की? क्या इजलास अब नहीं होगा क्योंकि बहुत से मेंबरान हैं, कोरम पूरा नहीं होगा, या अब करेंगे क्या हुकूमत?
देखिए यही हुआ है और स्पीकर सिंध असम्बली ने आगा सिराज दुरानी ने थोड़ा इनको लीनियंसी दी है कि कल जैसे इजलास था अब वो नहीं हो रहा, अब पीर की जो था दोपहर 2 बजे इजलास हो रहा है और उसमें आज जो है बड़ी परेशान कुन सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद रही और मुकेश कुमार चावला जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं, मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इजलास भी किया और साथ साथ मैंने इस हवाले से डिप्टी स्पीकर जो सिंध असम्बली की हैं रेहाना लगारी उनसे पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद कहा कि ये अफसोस की बात है कि अरकान असम्बली जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा जिनका ताल्लुक है उन्होंने एसिड डिक्लेरेशन नहीं किया। आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, उन्होंने ये भी मशवरा दे दिया कि भाई ऑनलाइन करवा लें, मंडे तक कर लें। लेकिन हमने देखा जो सेक्रेटरी सिंध असम्बली उमर फारूक बुर्रो, उन पर बहुत प्रेशर है। उनसे मैंने आज फिर अलहदे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें जो तहरीर तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहरीर अहकामात नहीं मिले हैं और जैसे मिलेंगे तब तक वो इलेक्शन जो अरकान असम्बली जिनको मुअत्तल किया गया है यानी कि गैर कानूनी काम कराया जा रहा है सेक्रेटरी असम्बली से और उन पर प्रेशर है कि उन्हें इजलास में शिरकत करने से ना रोकें, तो ये मामला मुदस्सिर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी होगी अगर असम्बली के इजलास में इनको शिरकत करने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, असम्बली के इजलास तो अब देखते हैं कि फिर ये शिरकत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, गोशवारे अपने जमा करवाते हैं नहीं, लेकिन सिंध असम्बली के इजलास में हमने पिछले जब से ये आगाज़ हुआ इस वीक में तो खासी गर्मा गर्मी भी देखने में आ रही थी। एक इजलास के अंदर गर्मा गर्मी होती थी, एक बाहर भी गर्मा गर्मी रही है। तो अब ये जो गर्मा गर्मी है ये कुछ तातुल इसमें आएगा क्योंकि अब वज़ीर इत्तलात भी होकर चले गए हैं कि वो भी वज़ीर आला की तब्दीली की बात करें। वज़ीर आला का बड़ा धुआंधार खिताब भी हम सुन रहे थे। असम्बली के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? देखिए बिल्कुल बड़ी गहमागहमी थी, कल भी नोकझोंक होती रही जो इम्तियाज़ जो कि वज़ीर तवानाई है नुसरत सैर अब्बासी के दरमियान, फिर स्पीकर और नुसरत सैर अब्बासी, फिर हसनैन मिर्ज़ा जो कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटे उनके दरमियान हुई और दीगर जो PTI के हलीम आदिल शेख ने जब थरपारकर की बात की, उन्होंने सिंध में अभी हाल ही में वो टंडोल आयार और मीरपुर खास होते हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की बड़ी बुरी सूरत हाल है। इस पर फिर वहाँ से जवाब आता है और पानी की सूरत हाल पर भी बात हुई तो मुराद अली शाह ने कहा कि पानी नहीं, फिर डैम्स पर आ गए, डैम क्या हवा से आप भरोगे, तो इस तरह की बातें हो रही हैं और नोक झोंक होती रही है। फिर नुसरत सैर अब्बासी ने बड़े गर्मा गर्म से जवाब इम्तियाज़ शेख को दिया कि आप भी JIT में शामिल है और JIT उन्होंने कहा था कि तोता बोलेगा तो तोता बोल रहा है और अभी तो मामला अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी पार्टी शुरू हुई, आगे आगे देखिए होता है। इस तरह के मामला थे लेकिन 2-3 दिन मिल गए हैं, लेकिन अब फिर मंडे को अगर इजाज़त मिल जाती है, इनको इजाज़त एसेट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद वो शिरकत कर सकेंगे। ये तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात और इल्ज़ामात के जवाबात हैं, लेकिन जिसके लिए पार्लियामान होती है, जिस तरह के लिए कौमी सूबाई असम्बलियाँ होती हैं, इस सेशन के अंदर बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या है? कुछ बिल्स लाए जा रहे हैं अवामी फलाह के, कुछ नई कानून साजी के हवाले से, वो क्या है? देखिए बिल्कुल हाल ही में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मतलब सिर्फ नाम चेंज करने के लिए बिल पेश किया, अब उसको सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इसका बिल पेश किया गया था। इसके अलावा बेनज़ीर ट्रामा सेंटर का बिल ये अब पास कर दिया गया है। तो इस तरह के सिर्फ बिल्स हैं और इसके अलावा जो सर्कुलर रेलवे के हवाले से आज बात करनी थी, पीपल्स पार्टी की जो सादिया जावेद है, उन्होंने जो इस हवाले से उनकी जो तहरीक अल्तवा उस पर बहस होनी थी वो नहीं हो सकी। पानी का मामले पर यकीनन अच्छी गुफ्तगू हुई है गुज़िश्ता रोज़, लेकिन मुराद अली शाह ने जैसे कहा कि पानी है ही नहीं तो फिर हम कराची को हम कैसे देंगे। इसके अलावा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने जो गैस के हवाले से जो मामला उठाए पानी के, उन्होंने कहा कि उनके हल्कों को नहीं मिल रहा। इसके अलावा हलीम आदिल शेख ने कहा कि जब से वो MPA बने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत है वो अपोनेंट्स हैं तो इसलिए उनके हल्के को पानी जैसे पहले 15 दिन मिलता था अब 5 दिन मिलता है। हलीम आदिल शेख तवातुर से पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस पर बोलते हैं। इसके अलावा फिरदौस नकवी वो बोलते हैं और ख़ास तौर पर आरिफ मुस्तफ़ा जतोई कल उन्होंने ज़बरदस्त बोला और उन्हें बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोल रही है। अपोजिशन बहुत अच्छा इस वक्त खेल रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं ख़ास तौर पर उनको पार्लियामानी लैंग्वेजेस इस्तेमाल अच्छी करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली जो टंडोल अयार से उनका ताल्लुक है, इमदाद पिताफ़ी, वो गैर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं कि पानी किसी के बाप का नहीं जो वो रोकेगा। इस तरह के अल्फाज फिर आगा सिराज दुरानी को इंटरवीन करना पड़ता है, वो एक्सपंज करा देते हैं खुद पार्टी क़यादत की जानिब से भी। अच्छा, तो शाद संजरानी हमें सिंध असम्बली के अहवाल बता रहे थे कि क्या क्या इस हफ्ते में होता रहा है, आज किस वजह से इजलास भी वो मुलतवी हो गया। बहुत शुक्रिया शाद संजरानी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे। लेकिन सिंध और वफाक के दरमियान जो बहुत से मामलात हैं, चाहे वो पानी का मसला हो या पैसों का जो मामला है उस पर, लेकिन सिंध और वफाक के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है मामला के वफाक चाह रहा है कि तब्दीली सिंध के अंदर आ जाए वज़ीर आला की सूरत में। ECL में नाम नहीं निकाल रही है वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी, अभी भी क्योंकि उनके पास इस्तेहकाक है, बात हो रही है कि कमेटी को भिजवाया जाएगा। सूरत पर बात करेंगे। नवाब
अली वसान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसान साहब आपके वक्त का। ये आपकी हुकूमत सिंध में विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यहाँ पर इजलास हो तो यहाँ अपोजिशन का रोल नज़र आ रहा होता है बड़ा कड़ा किस्म का। विफाक में इजलास होता है कौमी असम्बली का तो वहाँ पर आप लोग बड़ा एग्रेशन शो कर रहे होते हैं। ये इजलासों के अंदर इसी तरह से एग्रेसिव, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, उसके जवाबात, यही सिलसिला आपको लगता है कि इस हुकूमत में चलता रहेगा? देखें, ये हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत आगे चल पाएगी या 5 साल पूरा करेगी। मुझे तो लग रहा है कि ये 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से इनकी कोताहियाँ, कमियाँ, जिस तरीके नालायकियाँ ये हद से ज़्यादा जा रही हैं। देखें, इनके जो वोट हैं वफाक में 156 हमारे हैं, 156 उनके हैं, अपोजिशन के 156 है, 156 उनकी हुकूमत जो है उनकी PTI के हैं। तो देखें, इधर सिंध में तो 99 हमारे वोट हैं, इनके हैं 28 वोट है। कहाँ रात दिन, कहाँ दिन का खबर, कहाँ से वो फवाद चौधरी जैसे कभी किसी पार्टी के साथ सिंसियर नहीं रहे, कभी किसी मुल्क के साथ, ये ऐसे लोग सिंसियर नहीं हैं। तो ये देखें, कल किसके साथ है, आज किसके साथ हैं। वो आए सिंध में आई कहे तो हम जो है ना सिंध की हुकूमत गिराएंगे, मुराद अली शाह हमें पसंद नहीं है। ये कौन होते हैं कि मुराद अली शाह पसंद नहीं है, या कोई और आ जाए? ये इनकी क्या मजाल है जो इधर सिंध में आके ये ऐसा करेंगे? हम नहीं चाहते कि सिंध और वफाक में कोई अफरा तफरी हो। अगर ये चाहते हैं कि सिंध और वफाक में कुछ अफरा तफरी हो तो उनकी मर्जी है, ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वसान साहब, ये कुछ देर पहले जरदारी साहब ने भी ये बात की कि ये हुकूमत 5 साल नहीं चलेगी, आप लिख लें। तो ये क्या कोई अब मूव बना रहे हैं आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ मिलकर कि इस हुकूमत का को खात्मा, को तहरीक अदम एतमाद, कुछ ऐसा को मूव बना रहे हैं आप लोग? नहीं, देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं वो आपके सामने हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो तक और आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल में रहे। तो ये बड़ी पार्टी, आपको पता होगा कि जब इमरान खान ने धरना दिया था, नवाज़ की हुकूमत थी, तो हमने जमहूरियत को बचाने के लिए हम असेंबली के साथ थे, तो उस वक्त इमरान खान कुछ नहीं कर पाए। तो अभी भी यही हालत है। अगर हम चाहेंगे तो इनकी हुकूमत चल नहीं पाएगी, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं अवाम में हैं। हम नहीं चाहते कि MRD जैसी तहरीक चले, हम नहीं चाहते कि कोई हम सड़कों पे आए, ये मजबूर कर रहे हैं हमें। तो हम रोडों पे भी निकलें, असेंबली में भी, बाहर भी, सब कुछ करें। हम ये नहीं चाहते कि कंटेनर वाली इनकी जो सियासत है इनको हम आगे बढ़ाएं। तो ये देखें, अभी हुकूमत में बैठ के भी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे अपोजिशन जो इनकी हुकूमत में बैठे हैं, इस वक्त नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसान साहब, नकवी साहब से बात कर लेते हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। अली साहब, कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये 5 साल तो ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये आप लिख लें कि ये चलती हुई नजर ही नहीं आ रही इमरान खान साहब की। अब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है तो उस अपोजिशन का तो फिर असरात कहीं ना कहीं अब आपकी हुकूमत के खात्मे के लिए तो नहीं नजर आ रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूल पे चलती है, वो इस वज़ियत पे नहीं चल रही कि हमारी हुकूमत कब तक कायम रहती है। भी ये बात की फिक्र उनको होती है जिनको हुकूमत में रह के पैसे बनाने होते हैं। हम एक असूल पे खड़े हैं कि हमने करप्शन का खात्मा करना, और हम हर उस शख्स को जिसने इस मुल्क को करप्शन के जरिए नुकसान पहुंचाया है उसको एक्सपोज करेंगे। और मैं समझता हूं कि सिंध के हालात जिसके बड़े फख्र से वसान साहब अभी जिक्र कर रहे थे, उनका जो अवामी मैंडेट है वो कुछ उसी मैंडेट्स की तरह है तो अल्ताफ हुसैन को मैंडेट मिलता था। जो आप दूध की नलियां बहाई हैं, कोई एक हॉस्पिटल अच्छा सा बनाया है, फिर भी सिंध ने तो NICVD का हॉस्पिटल इतना बड़ा बनाया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हमने काम किया, ये किया? आपकी बस की बात ही नहीं है काम करना। आप तो बातें करते हैं, ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, ये किसी को पसंद नहीं। पाकिस्तान की आवाम सारी समझ रही है। जवाब मुकम्मल हो लेते हैं, फिर मैं जी खरबपति डॉलर में तो नहीं बनाता, मैं कुछ आदमी का कत्ल तो नहीं करवाता, मैंने बहुत काम नहीं किया। ऐसी सियासत से अल्लाह ने हमें माफ रखे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं।
आप देखिए तो किरदार क्या रहा है। 100 करोड़ रुपए आप बख्श देते हैं ओमनी ग्रुप को, एक ग्रुप कंसंट्रेट करते हैं। क्या आपने मईशत का हाल किया था जब सदर थे? आपने जो एविडेंस डिस्ट्रॉय किया स्विस बैंक अकाउंट का, वाजिद शमसुल हसन से क्यों मंगवाया था? क्यों नहीं हुकूमत को दिया वो सारे कागजात? पहले भी स्विस बैंक अकाउंट की चोरी आपकी जो है, क्यों टेक्नो को सजा हो गई रिश्वत देने पे? पाकिस्तान में क्यों नहीं सजा हुई किसी को जिसने रिश्वत दी? अगर आप सच बोलते हैं, ये तो नहीं कोटेक्नो ने फरिश्तों को रिश्वत दी थी, उन्हें पाकिस्तान में रिश्वत दी थी और उस हुकूमत आपकी थी। कोटेक्नो को सजा हुई है रिश्वत देने पे। और इस पार्टी कभी नहीं चेंज करेगी और कभी नहीं होगा। आपकी गलत फहमियां हैं। आप चोर डाकू तो सबसे बड़े आप हैं। आपका काम करने का कोई तरीका नहीं है, काम करते नहीं है, फिर बातें बड़ी करते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। क्या काम किया आज तक आपने? मुझे ये बताएं, आज तक क्या काम, कोई ऐसा काम वफाक बताए कि 5 महीने में हमने तीर मारे या दूसरी? मेरा ख्याल है कि दोनों मेरे बात जो है उनकी आवाज जो है वो शायद नाज़रीन उस तरह से नहीं सुन पाएंगे कि मैं बारी बारी बात कर ली जाए तो उसमें। अच्छा, मैं नकवी साहब आपको 1 मिनट के रोक रहा हूँ। वसान साहब, जो बात हो रही है कि जैसे करप्शन के मामलात है वो आपकी हुकूमत के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से सबसे ज़्यादा PTI इल्ज़ामात वो लगा रही होती है। अब जो जितना भी JIT का मामला है उस पर आपकी क़यादत के ऊपर वो सवाल है, तो करें इस पर आप जवाब नहीं देते, हम पर सवाल करना शुरू कर देते। हमारी तो हुकूमत ही आए 5 माह हो गए हैं, आपकी तो हुकूमत एक सूबे में आए हुए 11.5 साल हो गए इस वक्त। नहीं, देखिए हमने तो काम किया ना, इस वजह से लोग ने सिंध के अवाम ने हमें वोट दिया। काम नहीं करते तो सिंध के अवाम हमें कैसे वोट करती? यही इनके लिए काफ़ी है। ये गए सिंध में, क्यों नहीं इनको लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया? जो अंदरूनी इलाके हैं, हमने काम किया, लोगों को इज्जत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो लोगों ने हमें वोट दिया, इसलिए हम 99 वोट लिए। अगर ये करते तो इनकी कारकर्दगी ये थी ना, इनको जहाँ से देखें इनकी ठपकी भी तो थी ना पीछे से। ये सारी बातें ऐसे ख्वाबों की तरह करते हैं कि हमने ये काम कर लिया, वो काम। क्या काम किया एक तो बताएं ना। हमने देखें, हम तो चाहते हैं कि इनसे, मैं ये आप क्लियर कर दूं कि वफाक इससे चलने वाला नहीं है। इनकी कोताहियाँ, इनकी नालायकियाँ इतनी हद से बढ़ गई हैं। इनसे काम पूछो आपने क्या किया तो ये कहते हैं चोर डाकू। अरे चोर डाकू सबसे बड़े तो आप KPK का तो बताएं। चले मैं अब जवाब ले लूं, वक्त की भी किल्लत है अभी। वसान साहब, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं कि काम क्या किया, चले हम यही सवाल कर लेते हैं। लेकिन नकवी साहब अब जो है वो नकवी साहब से जवाब लेते हैं। वसान साहब फिर हम मुकम्मल सुन लें उनके जवाब भी। नकवी साहब वो कह रहे हैं कि कोई काम ही आपने नहीं किया, हमें चोर डाकू कहते रहते हैं, नून लीग को चोर डाकू कहते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि बाकायदा जो है इनको कहें कि जरा सब्र से हैं जी। ये अपने 11 साल का हिसाब दे दें, हम अपने 5 साल का हिसाब जरूर देंगे इनको। और हम कहते हैं अगर हम काम नहीं करेंगे तो अवाम हमें रिजेक्ट भी करेगी, हमें इसका भी यकीन है। हम सिर्फ खौफ की सियासत नहीं करते, पानी नहीं बंद करते, लोगों को अंदर नहीं करते। हमने वो काम नहीं किया हुआ जो जरदारी साहब को तो हम जवाब दे हैं। आवाम को तो आप लोगों को रिजेक्ट किया। जवाब ले नहीं तो फिर कैसी बात कर रहे हो? आवाम ने तो वोट दिया हमें, आवाम ने तो प्यार किया, मोहब्बत किया। आपने तो जवाब मुकम्मल लेते हैं सर। मैं ये भी बताऊंगा आपको पता चलेगा, जवाब ले लें ताकि सवाल और जवाब दोनों चीजें मुकम्मल हो जाए ना। जिस तरीके से आपने सीटें जीती हैं वो सबको पता है कि किस तरीके से हमारे बंधु को घर से नहीं आपने जिस तरीके से जवाब ले लेते हैं आपका। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करे? मुझे माजरत के साथ आपके ऑडियो मुकम्मल हो जाए ताकि फिर उसमें हो जाए ना बात। जी नकवी साहब। अच्छा जी, वहाँ जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है, जो हमने सेहत का इंसाफ कहा, जो एजुकेशन के मैदान में हम KPK में तब्दीली आए, सब कुछ है वो वादे है। पुलिस का निजाम बेहतर किया। इनसे मैं पूछता हूँ कि कराची में जो कि एक आज़ाद शहर है उसमें ये टोटली रिजेक्ट हो गए। सिंध की कितनी आबादी कराची में रहती है? 40% लोग तो कराची में रहते हैं। अगर आपकी आबादी 5 करोड़ है तो 2 करोड़ तो कराची की आबादी है। सही। तो कराची के अवाम ने तो आपको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, 40% तो यहाँ हो गए और जो बाकी रह गए थे 4 करोड़ मुस्तरद नहीं किया। वो आपको पता है कि आप काउंसलर नहीं बन सकते, आप MK बन गए।
आप काउंसलर बन सकते हो? मुझे ये बताओ, आपके जो MNA बने, MPA बने, काउंसलर भी तो लड़े थे ना वाडा वाले, वो MPA बने। ये हालत दोनों तरफ नजर आएगी कि अगर सिंध में अंदर पंजाब में या KPK के अंदर जो है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही है, तो मैं इंतहाई माजरत के साथ एक वक्त खत्म हो रहा है, फिर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। नवाब वसान साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरदौस शमीम नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह कि 11 साल और 5 साल के अपने सूबों का और विफाक का कौन कौन क्या क्या हिसाब देता है, अवाम ही ये हिसाब लेंगे। लेकिन आज एक और मामला था जिसकी बात बड़ी अहम होती रही, वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब का आज अपना आखिरी दिन था बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा कल से अपने फ़राइज़ जो हैं वो संभाल रहे हैं। इस वक्त समी इब्राहिम साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद और बहुत ज़्यादा तारीफ़ दोनों आज हम सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो करते हुए बात नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हुक्मरानों के करने की थी वो भी आखिरकार करना पड़ गई। बहुत से ऐसे मामला थे जिस पर शायद वो बात नहीं होती थी, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी मियां साकिब निसार साहब ने किए। इस टेन्योर को आप किस तरह से देख रहे हैं जो उनका बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहा? देखिए, उनका जो टेन्योर है आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन मैं आपको बताऊं आज भी आखिरी दिन कौन से मुकदमात थे। आज फैसला सुनाया गया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के राइट्स के हवाले से, उनको वो राइट्स दिए गए जो दूसरे पाकिस्तान के शहरियों को हासिल है। फिर वहां पर आज किस मुकदमा वो जो कराची की बच्ची एमल जफर जो एक स्ट्रे बुलेट का शिकार हुई और फिर हॉस्पिटल वालों ने उसको नहीं दी, ट्रेनिंग को इमदाद नहीं दी थी। तो आज भी वो जिन इश्यूज को हैंडल कर रहे थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के गरीब अवाम से, पाकिस्तान के उन लोगों से जो फरियादी हैं जिनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। इससे ज्यादा बड़ा खराज तहसीन या इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज आखिरी दिन भी उनके राइट्स को वो इंश्योर कर रहे थे। और आज जब जब फुल कोर्ट रेफरेंस था तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने खिताबात में, इवन अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये कहा कि उनके जो बहुत सारे फैसले हैं उस पर बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की है। 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है सुओ मोटो, उस पर बड़ी बात हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में यही कहा कि मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैंने पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपनी दानिश में लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए इस कोर्ट के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो आइन ने डाली थी, उसको पूरा करने के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। मुझे अफसोस है कि मैं बहुत सारे काम मुकम्मल नहीं कर सका, मुझे अफसोस है कि बहुत कुछ करना बाकी है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने इस टेन्योर में उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सका, लेकिन बड़े मुतमईन थे और जो कोर्ट रूम था वो भी भरा हुआ था। और उसके बाद भी जब वो चाय का मौका था वहां पर भी लोग उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे थे, तो एक रिस्पेक्ट थी। लोग 184(3) की जुरिस्डिक्शन की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे आप बड़े केसेस में जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ मामला। नए जो चीफ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से उनके जो फैसले हैं, जो चीज़ें हैं जो आप देख रहे थे जो कोर्ट में हो रहा था, आप क्या देख रहे हैं कि नए आने वाले चीफ जस्टिस और जो साबिका चीफ जस्टिस क्या चीज़ें होंगी, और ख़ास तौर पर जो 184 के मामलात हैं वो कितने अगले आने वाले वक्त में चलते रहेंगे अदालत में? देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो आज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो आज खिताब किया अपना, उसमें फुल रेफरेंस जो था इनके लिए, चीफ जस्टिस साहब के लिए, साकिब निसार साहब के लिए, उसमें जो उन्होंने अपनी सोच दी है उसके मुताबिक तो ये अदालत बहुत मुतहर्रिक नजर आ रही है। उसके मुताबिक जहाँ जहाँ कहीं गैप्स होंगे फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, ये अदालत उन तमाम राइट्स का इस्तेमाल करेगी। बल्कि जो आज जो सबसे अहम खबर थी, जो प्रपोज किया आने वाले चीफ जस्टिस ने सदर पाकिस्तान से कहा कि वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पार्लियामानी लीडर्स को, जिसमें जजेस को, जिसमें एग्जीक्यूटिव को, जिसमें ये बड़ा अहम पॉइंट था। पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान के हवाले से कहा कि कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अब देखना ये है कि सदर पाकिस्तान इस पर किस तरह से फिर वो अहकाम सादिर करते हैं। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।